कहा जाता है कि मैथमेटिक्स वो साइंस है जो डेली लाइफ के उन प्रॉब्लम्स को डील करती है जिनका ताल्लुक क्वांटिटी, शेप, मेजरमेंट और काउंटिंग से है। यानी शुरू दिन से ही काउंटिंग मैथमेटिशियंस का एक कंसर्न रहा है और वो हमेशा इस कोशिश में रहे हैं कि किस तरह काउंटिंग से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो दूर करें और काउंटिंग के टूल्स को ज्यादा इफेक्टिव, उनको ज्यादा फास्ट और उनको ज्यादा एक्यूरेट बनाएं। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में बहुत सारे उसूल भी, प्रिंसिपल्स भी जो है वो दरियाफ्त हुए, जो कि हमारी डेली लाइफ के जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। खास करके जो हमारा फोकस होगा वो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे होगा। तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है वो ये है कि द एडिटिव प्रिंसिपल स्टेट्स that if event A can occur in m ways and event B can occur in n disjoint ways, then the event A or B can occur in m plus n ways। यानी ये है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हों A और B और इवेंट A के अकरेंस की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो m हो और B के अकरेंस की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो n हो। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इवेंट ए के अकरेंस और इवेंट बी के अकरेंस में कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई उनके अंदर जो है वो कॉमन पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इवेंट ए के या बी दोनों में से किसी एक के अकर होने की जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं वो m प्लस n होती हैं, यानी वो m प्लस n डिफरेंट वेज में दोनों में से कोई एक इवेंट अकर कर सकता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है और उस कस्टमर ने कोई मोबाइल जो है वो परचेज करना है और मोबाइल परचेज करने के लिए उसने अपने जहन में दो ऑप्शंस रखे हैं, यानी दो डिफरेंट कंपनीज उन्होंने अपने जहन में रखे हैं कि या तो उसने कंपनी ए का मोबाइल खरीदना है या कंपनी बी का मोबाइल। अब जब वो मार्केट जाता है और किसी मोबाइल शॉप से जब वो कंपनी ए के मोबाइल्स और बी के मोबाइल्स के बारे में जब वो इन्वेस्टिगेट करता है या उनसे पूछता है तो वहाँ का जो डीलर है वो उसे बताता है कि एक कंपनी के उसके पास जो है वो 3 मॉडल्स हैं या 3 डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं मोबाइल फोन्स, और बी कंपनी जो है उसके मोबाइल फोन जो है उसके पास 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। यानी मार्केट के अंदर एक कंपनी के मोबाइल जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं और बी कंपनी के मोबाइल जो है वो 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। अब चूंकि उसने या तो ए कंपनी का या बी कंपनी इन दोनों में से किसी एक कंपनी का मोबाइल खरीदना है और ए के अंदर उसके पास ऑप्शंस 3 हैं, क्योंकि एक कंपनी जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स में मोबाइल्स बना रही है और बी कंपनी जो है वो 2 डिफरेंट कलर्स में बना रही है। अब उसने एक मोबाइल खरीदना है, चाहे वो एक ए में से ले ले या ए कंपनी का मोबाइल ले या बी कंपनी का मोबाइल ले। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास जो टोटल ऑप्शंस होंगे कि ए या बी कंपनी का मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास जो टोटल ऑप्शंस हो सकते हैं वो हैं 3 + 2 यानी 5, यानी वो इन 5 में से कोई एक मोबाइल जो है वो चूज कर सकता है। इसी को हम कहते हैं एडिटिव प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि suppose that either a member of a mathematics faculty or a student who is mathematics major is chosen as a representative to a university committee. How many different choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics major and no one is both faculty member and student? तो इसमें ये कहा गया है कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 83 जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और 37 जो है वहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, और उस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि एक फर्द जो है वो चूज करना है या स्टूडेंट में से या फैकल्टी में से। अब स्टूडेंट्स जो है वहां पे 83 हैं
और फैकल्टी मेंबर जो है वो 37 है। और यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि कोई स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी का हिस्सा नहीं है और कोई फैकल्टी स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कितने डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटीज हैं, कितने डिफरेंट वेज में ये कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है, यानी ये कमेटी जो है वो फॉर्मेशन के लिए कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो इवेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। एक इवेंट ये है कि वो मेंबर जो है वो स्टूडेंट में से चूज किया जाए, और दूसरा इवेंट ये है कि वो मेंबर जो है वो फैकल्टी में से चूज किया जाए। तो अगर वो स्टूडेंट में से अगर चूज करना हो तो उसके लिए टोटल 83 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि 83 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो 83 डिफरेंट ऑप्शंस हैं इवेंट ए के लिए, और इवेंट बी के लिए, यानी जो दूसरा इवेंट है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैकल्टी में से हो, उसकी पॉसिबिलिटीज है वो 37 है। क्योंकि 37 फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनमें से कोई भी फैकल्टी मेंबर उसका पार्ट हो सकता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्लियरली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिव जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है, और जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो 37 प्लस 83 जो कि 120 के बराबर है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो काउंटिंग के हैं उनको हम डील कर सकते हैं थ्रू एडिटिव प्रिंसिपल, या जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह इसी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के ऊपर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। A student can choose a computer project from one of three lists. The three lists contain 23, 15, and 19 possible projects, respectively. No project is more than one list. How many possible projects are there to choose from? अब एक स्टूडेंट है और उसने कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना है, और उसके सामने तीन लिस्टें हैं। पहली लिस्ट के अंदर जो है वो 23 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी जो लिस्ट है सेकंड लिस्ट उसमें 15 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। थर्ड लिस्ट के अंदर 19 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसने एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना है इन 3 लिस्ट्स में से, और इन तीनों लिस्टों को हम जो है वो 3 डिफरेंट इवेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा इवेंट ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज करे, ये हमारा पहला इवेंट होगा। और सेकंड इवेंट ये है कि स्टूडेंट जो है वो सेकंड लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज करे। और थर्ड हमारा जो इवेंट है वो ये कि स्टूडेंट लिस्ट 3 यानी थर्ड लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज करे। अब देखते हैं कि इवेंट ए जो है उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, यानी इवेंट ए के अकरेंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। इवेंट ए ये है कि वो स्टूडेंट पहली लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज करे। तो पहली लिस्ट के अंदर 23 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें से एक सिंगल प्रोजेक्ट चूज करने के लिए हमारे पास जो टोटल पॉसिबल वेज हैं वो 23 हैं, यानी 23 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से वो कोई एक प्रोजेक्ट चूज कर सकता है, यानी 23 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं इवेंट ए के अकरेंस के लिए। इसी तरह सेकंड इवेंट के अकरेंस के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज 15 है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में 15 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट चूज करना है। और जो थर्ड लिस्ट है उसके अंदर 19 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो थर्ड इवेंट के अकरेंस की पॉसिबिलिटीज भी 19 है। और यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है एक लिस्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट मौजूद है वो किसी और लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिसजॉइंट की कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है वो एप्लीकेबल है, और जो एक प्रोजेक्ट चूज करना है स्टूडेंट ने इन तीनों में से किसी एक में से, तो वो टोटल जो उसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं वो 23 प्लस 15 प्लस 19 यानी जो कि 57 के बराबर है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट जो रूल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह कि इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m ways and each possibility for A allows for exactly n ways for event B, then the event A and B can occur in m dot n ways। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट A है और दूसरा इवेंट B है।
हमने ये फर्ज किया है कि ए के जो ए इवेंट के अकरेंस की जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो m है या m हूं अगर, and each possibility of A for A allows for exactly n ways for event B। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड इवेंट B है, यानी इवेंट A के अकरेंस की टोटल पॉसिबिलिटीज m है और इवेंट A के हर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट में इवेंट B के अकरेंस की जो पॉसिबिलिटीज है वो n है। तो ऐसी सिचुएशन में इवेंट A और इवेंट B दोनों का एक साथ अकरेंस की टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो m और n के प्रोडक्ट के बराबर होंगी। हो सकती है नहीं, बल्कि ये एग्जैक्ट जो है वो m डॉट n के बराबर होंगी, यानी m डॉट n दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करेगा A और B इवेंट का के एक साथ अकर होने के लिए। इस प्रिंसिपल को भी हम समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल ये है कि सपोज यू ऑन 9 शर्ट्स एंड 5 पेयर ऑफ पैंट्स। तो क्वेश्चन ये है या प्रॉब्लम ये है कि हाउ मेनी आउटफिट्स कैन यू मेक। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 9 शर्ट्स हों और 5 जो है हमारे पास पैंट्स हैं, तो हम टोटल जो है वो कितने ड्रेसेस जो है वो बना सकते हैं या कितने डिफरेंट वेज में हम ड्रेस अप हो सकते हैं, यानी अपनी ड्रेसिंग जो है वो कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स की बात करें प्रोडक्ट रूल की, तो वो सब के सब जो है यहाँ पे पूरी हो रही है, क्योंकि इवेंट ए ये है कि हम सिलेक्ट करें एक शर्ट, और इवेंट बी ये है कि हर उस शर्ट के अगेंस्ट में हम एक पैंट चूज करें। ये हमारा इवेंट बी है। तो इवेंट ए की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो 9 है, क्योंकि हमारे पास 9 अवेलेबल शर्ट्स हैं, तो उन 9 में से कोई एक शर्ट हम चूज कर सकते हैं। तो ये 9 डिफरेंट वेज में हमारी ये चॉइस हो सकती है, और हर शर्ट के अगेंस्ट में हम 5 में से कोई एक पेंट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 9 में से हर एक शर्ट के अगेंस्ट में पेंट के सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 5 हैं। तो ये हमारे पास इवेंट बी है। अब चूंकि हमने एक प्रॉपर ड्रेस बनाना है, तो प्रॉपर ड्रेस बनाने के लिए जरूरी है कि एक शर्ट भी हम चूज करें और एक पेंट चूज करें, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कंप्लीट ड्रेस कहलाता है। तो इसके लिए जो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास होंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल 9 टाइम्स 5 यानी 45 डिफरेंट वेज में हम ड्रेसअप हो सकते हैं, यानी हम अपना कंप्लीट ड्रेस जो है वो बना सकते हैं 9 टाइम्स 5 विच इज 45, यानी 45 डिफरेंट वेज में हम अपना ये ड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसके अंदर ये कहा गया है कि ए न्यू कंपनी विद जस्ट 2 एम्प्लॉइज स्नेह एंड पटेल rents a floor of a building with 12 offices. How many ways are there to assign different offices to these 2 employees? देखें, एक यहाँ पे ये कहा गया कि एक नई कंपनी है और उनके पास जस्ट 2 एम्प्लॉयज हैं, और उन दोनों एम्प्लॉयज का जो काम है उनको काम देने के लिए उनके पास एक बिल्डिंग है जिसके अंदर जो है वो 12 ऑफिसेस हैं, और इन एम्प्लॉयज को उन्होंने इन 12 ऑफिसेस में से ही के कुछ ऑफिसेस में इनको जो टास्क है वो असाइन करना है या इनको ड्यूटीज असाइन करनी है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन डिफरेंट ऑफिसेस टू दीज एम्प्लॉय। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम यहाँ पे भी 2 इवेंट्स हम कंसीडर करते हैं। पहला इवेंट हमारा ये होगा कि फर्स्ट जो एम्प्लॉय है उसको जो है एक ऑफिस जो है वो असाइन किया जाए, और इवेंट बी जो है वो ये कि सेकंड जो एम्प्लॉय है उसको एक ऑफिस जो है वो असाइन किया जाए, यानी उसकी ड्यूटी जो है वो किसी एक ऑफिस में फिक्स की जाए। अब हम फर्स्ट इवेंट के अकरेंस की बात करते हैं कि फर्स्ट जो इनका एम्प्लॉय है उसकी जो ड्यूटी असाइनिंग है उसके टोटल ऑप्शंस कितने हैं। तो फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए टोटल इनके पास 12 ऑफिस हैं। 12 में से किसी एक ऑफिस कोई एक ऑफिस उसके लिए जो है कोई एक ऑफिस उसे असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 डिफरेंट ऑप्शंस हैं फर्स्ट। अब देखना ये है कि
हमारे पास 2 एम्प्लॉयज हैं और टोटल 12 ऑफिस हैं। तो 2 इवेंट्स हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इवेंट हम ये कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट एम्प्लॉय को एक ऑफिस असाइन किया जाए, और सेकंड इवेंट हम कंसीडर करते हैं कि सेकंड एम्प्लॉय को एक ऑफिस असाइन किया जाए। अब फर्स्ट इवेंट की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ये कि पहले जो एम्प्लॉय है उसकी ड्यूटी 12 में से किसी एक ऑफिस में उसकी ड्यूटी लग सकती है। तो यानी 12 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी जो मैनेजर है उसके पास 12 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक 12 में से कोई एक ऑफिस जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय को वो असाइन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इवेंट के अकरेंस की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो 12 हैं। इसी तरह जब फर्स्ट एम्प्लॉय को वो एंगेज कर चुके तो सेकंड जो एम्प्लॉय है उसके असाइनमेंट के लिए टोटल ऑफिस जो बचेंगे वो हमारे पास 11 बचेंगी, क्योंकि एक ऑफिस हम ऑलरेडी जो मैनेजर है वो असाइन कर चुका होगा फर्स्ट एम्प्लॉय को। तो सेकंड एम्प्लॉय के लिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज बचती है वो 11, यानी 11 ऑफिस होंगी, उन्हीं में से कोई एक ऑफिस सेकंड एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इवेंट के अकरेंस की जो पॉसिबिलिटीज है वो 11 है। फर्स्ट जो एम्प्लॉय है उस फर्स्ट इवेंट के अकरेंस की पॉसिबिलिटीज 12 और सेकंड इवेंट के अकरेंस की पॉसिबिलिटीज 11। तो दोनों इवेंट्स के एक साथ अकर होने की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल 12 टाइम्स 11 which is equal to 132, यानी 132 डिफरेंट वेज में इन दोनों एम्प्लॉयज की ड्यूटीज असाइन की जा सकती हैं।